हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपकी बॉटनी टीचर। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th ग्रेड बायोलॉजी सिलेबस का लास्ट चैप्टर, फाइनल चैप्टर, व्हिच इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहले हम शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझने से, बाद में हम ये समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है, कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर को इसी लेक्चर में समराइज कर दूंगी और उसके बाद हम पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। हम इस सेशन को शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म का मतलब समझने से। बायो का मतलब सबको पता ही होगा, बायो का मतलब लाइफ है। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही डिस्कस करते हैं, है ना। तो बायो का मतलब लाइफ हो गया। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का वर्ड को हम कहाँ सुनते हैं? आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम हमेशा बात करते हैं। उसका मतलब क्या है? इंडिया बहुत डाइवर्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग कल्चर्स है, इसके बावजूद भी सभी लोग यूनाइटेड है ना। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस है ना। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितना डाइवर्सिटी है, वेराइटी है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। एंट्स सबको पता है ना। तो एंट्स का स्पीशीज मैं बोल रही हूं, नंबर ऑफ एंट्स नहीं, 20,000 से भी ज्यादा एंट स्पीशीज है इन द वर्ल्ड। ग्लोबली आप कंसिडर किए तो 20,000 से भी ज्यादा एंट स्पीशीज है। वैसे ही बीटल्स भी एक टाइप ऑफ इंसेक्ट है। बीटल्स का स्पीशीज तो 3 लाख से भी ज्यादा है। इसका मतलब 3 लाख बीटल्स नहीं, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स। हर स्पीशीज का थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स होगा। वैसे 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स वी कैन सी ऑन अर्थ। उतना डाइवर्स है। अगर हम फिशेस को कंसिडर करें तो 28,000 स्पीशीज से भी ज्यादा फिशेस हमने आइडेंटिफाई किया है। वैसे ही प्लांट्स, ऑर्किड्स को कंसिडर किए तो ऑर्किड का स्पीशीज 20,000 से भी ज्यादा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा वर्ल्ड में ऑन अर्थ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारा स्पीशीज है। इस सभी वैरायटी ऑफ स्पीशीज को, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। ठीक है। इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज करना किए Edward O. Wilson. He is the person who popularized the term biodiversity, or we also address him as the father of biodiversity. ठीक है। तो biodiversity का मतलब क्या हो गया अभी? It is the term that we use to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. हमने सभी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फर्स्ट इकोलॉजी चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में पढ़ा था। मैक्रोमोलिक्यूल से सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, ऐसे अलग अलग लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने वहां पढ़ा था। जितना भी लेवल्स हैं, उन सभी लेवल्स में जो भी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, उन सबको कंबाइंड हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल्स में हमें देखने को मिलता है। ज्यादा हम फोकस करेंगे 3 लेवल्स पर। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही स्पीशीज के अंदर जो भी वेरिएशन है, जो भी वैरायटी है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कंसिडर करते हैं। जैसे आप ह्यूमंस अभी एक स्पीशीज है। ह्यूमंस में स्किन कलर कितना अलग है ना। हर एक पर्सन का स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है। स्किन कलर में वैरायटी है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों हमारा स्किन कलर डिफरेंट है? क्योंकि हमारा जीन्स डिफरेंट है। हमारे जीन्स की वजह से डिफरेंसेस हम देख पाते हैं एक ही स्पीशीज के अंदर, इसीलिए हम इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बुलाते हैं। ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो पहले क्या हो गया? जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही स्पीशीज में,
एक सिंगल स्पीशीज में जेनेटिक लेवल पर बहुत ज्यादा वेरिएशन, डाइवर्सिटी दिखा सकता है। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे एक प्लांट का जिसका नाम है रवोल्फिया वोमिटोरिया। ये रवोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है। इसमें हमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है जिसका नाम है रेसरपीन। जैसे हर ह्यूमंस में डिफरेंस होगा कलर में और कई और सारे कैरेक्टर्स में, वैसे ही दो प्लांट्स, दो एक ही स्पीशीज के दो रवोल्फिया प्लांट्स के बीच में वेराइटी, वेरिएशन, डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ रेसरपीन। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पोटेंट है, उसमें वेरिएशन रहेगा। एक ही स्पीशीज का है, लेकिन इस कैरेक्टर को हम कंसिडर करें तो रेसरपीन को, वहां पे रेसरपीन का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग प्लांट्स में डिफरेंस होगा और उसका पोटेंसी में भी डिफरेंस होगा। एक और एग्जाम्पल हम राइस का ले सकते हैं। राइस एक प्लांट है, वो स्टेपल फूड है एशियन कंट्रीज में, है ना। तो राइस का भी 50,000 स्ट्रेन्स है। यहाँ पे स्ट्रेन्स का मतलब क्या हो गया? जैसे हम डॉग्स में ब्रीड्स बोलते हैं ना, हर एक डॉग एक ही स्पीशीज का है। पगबी डॉग, पग और लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेपर्ड, ये सभी एक ही स्पीशीज है, लेकिन उसमें अलग अलग ब्रीड्स है। वैसे ही राइस एक स्पीशीज है, ओराइजा सटाइवा, उसमें अलग अलग वेराइटीज हो सकता है। अक्रॉस द ग्लोब 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स ऑफ राइस है। जैसे डॉग्स में ब्रीड होते हैं, वैसे प्लांट्स में वेराइटीज भी बुलाते हैं हम। जैसे मैंगो में 100 से भी ज्यादा वेराइटीज है, 100 नहीं, 1000 से भी ज्यादा वेराइटीज है। जैसे अल्फोंसो, बादामी, रसपुरी, मलगोवा, ये सभी अलग अलग वेराइटीज ऑफ मैंगोज। ठीक है, स्पीशीज तो मैंजिफेरा इंडिका ही है, उसमें डाइवर्सिटी है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बुलाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी। यहां पे हम इंडिविजुअल स्पीशीज को कंसिडर करते हैं। जैसे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना। अगर हम एम्फीबियंस में जितना स्पीशीज है उसको कंसिडर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं दो जियोग्राफिकल रीजन्स को, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। हम कंसिडर कर रहे हैं एम्फीबियंस का एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एम्फीबियंस में कितना स्पीशीज है वेस्टर्न घाट्स में, कितना स्पीशीज है ईस्टर्न घाट्स में, उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। एक ग्रुप में कितना नंबर ऑफ स्पीशीज है। जैसे हमने पहले देखा था एंट्स का बहुत सारा स्पीशीज है, वैसे ही ऑर्किड्स का 20,000 से भी ज्यादा स्पीशीज है। तो वो हो गया स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक ग्रुप में कितने स्पीशीज होंगे वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स को कंसिडर करें तो एंजियोस्पर्म में कितने सारे स्पीशीज है, मोनोकॉट्स में कितने स्पीशीज है। इफ यू काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज, दैट इज योर स्पीशीज डाइवर्सिटी। इन स्पीशीज डाइवर्सिटी हम एक से भी ज्यादा स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। इन जेनेटिक डाइवर्सिटी हम एक ही स्पीशीज के अंदर कितना वैरायटी होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे मैंने पहले बताया, हम एम्फीबियन स्पीशीज को कंसिडर किए तो वेस्टर्न घाट्स में डेफिनेटली, वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पे एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पे ज्यादा स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस होगा। मैं एक एग्जांपल दे दूंगी। ऐसे सोचो कि वेस्टर्न घाट्स में 100 स्पीशीज है, हर स्पीशीज का 10 इंडिविजुअल है, 10 इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज। ठीक है, तो टोटली कितने एम्फीबियंस हो गए? 1000 एम्फीबियंस हो गए। ईस्टर्न घाट्स में 20 स्पीशीज हो सकता है, लेकिन हर स्पीशीज का 100 इंडिविजुअल्स हो सकता है, 100 इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज। तो कितना हो गया? 2000। यहां पे एम्फीबियंस का नंबर ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है। यहां पे 100 स्पीशीज,
100 डिफरेंट स्पीशीज है, यहाँ पे सिर्फ 20 डिफरेंट स्पीशीज है। यहाँ 1000 एम्फीबियंस है, यहाँ पे 2000 एम्फीबियंस है। नंबर देखे तो यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज देखे तो यहाँ पे ज्यादा है। तो हम ये बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पीशीज को। ठीक है, ये हो गया स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एट द इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम के बारे में हमने एक पूरा चैप्टर ही पढ़ा है ना। इकोसिस्टम, प्रीवियस चैप्टर वी लर्न। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? एक सेल्फ सस्टेन्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम बड़े बड़े इकोसिस्टम को कंसिडर करें तो वहां पे कितना अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ बायोम्स देखने को मिलता है, उससे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे दो कंट्रीज को, एक हो गया इंडिया, दूसरा नॉर्वे। अगर हम इंडिया में कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स है वो देखें तो इंडिया में हम डेजर्ट्स देख सकते हैं, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीव्स है, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज, सभी अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हम इंडिया में देखते हैं। लेकिन वही एक टेम्परेट कंट्री नॉर्वे को कंसिडर किए तो वहां पे इतना सारा अलग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स नहीं है ना। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्वे का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इंडिया का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है। यहाँ पे हम इकोसिस्टम को ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कुछ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, क्या हमें पता है ऑन अर्थ कितने सारे स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं? IUCN is basically International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. ठीक है, IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN अभी तक टोटली जो भी प्लांट्स एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है उसका नंबर 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है, जो भी अभी तक डिस्क्राइब हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंबाइन करके। और अब भी कितना प्लांट्स और एनिमल्स है जो हमने आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, डिस्क्राइब भी नहीं किया है, उसका कोई एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है। वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑन हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। इसके बारे में बहुत सारा रिसर्चर, साइंटिस्ट अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारा एस्टिमेट्स दिए हैं, और एस्टिमेट्स भी बहुत वेरी होता है। कई लोगों ने बताया है कि 20 to 50 मिलियन भी हो सकता है। ठीक है, उतना एक्सट्रीम एस्टिमेट्स भी है। क्या हो गया है ना, टेम्परेट रीजन्स, नॉट द ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन्स में जो भी प्लांट्स एनिमल्स है उसका क्या बोलते हैं, इन्वेंटरीज, या जो हम लिस्ट करते हैं ना, यहाँ पे इतना स्पीशीज है, इतना प्लांट स्पीशीज है, इतना एनिमल स्पीशीज है, इतना इंसेक्ट्स है, इतने इन्वर्टिब्रेट्स है, वो सारा लिस्ट जो हम करते हैं उसको हम इन्वेंटरी बुलाते हैं। टेम्परेट रीजन्स में इन्वेंटरीज ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ट्रॉपिक्स में उतना कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? टेम्परेट रीजन्स आर योर वेरी क्लोज टू योर पोलर रीजन्स, अवे फ्रॉम योर इक्वेटर। ट्रॉपिक्स आर क्लोजर टू द इक्वेटर। ठीक है, तो टेम्परेट रीजन्स में प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वेंटरीज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ट्रॉपिक्स में अभी तक हमने अच्छे तरह से इन्वेंटरी को कंप्लीट नहीं किए हैं। तो अगर हमें ये एस्टिमेट करना है कि टेम्परेट रीजन्स में कितना इंसेक्ट्स होंगे, अभी तक हमने इतना डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन कितना हो सकता है, कितना अनआइडेंटिफाइड, अनडिस्कवर्ड इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसका हमें एस्टिमेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिसर्चर्स ने एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को स्टडी किया है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को एग्जॉस्टिवली स्टडी किया है दोनों टेम्परेट और ट्रॉपिक रीजन्स में। टेम्परेट रीजन्स में इतने इंसेक्ट्स हैं,
ट्रॉपिक्स में इतने हैं। तो इस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए हमारे पास पक्का इंफॉर्मेशन है। टेम्परेट में x, आई एम सॉरी, ट्रॉपिक्स में प्रोबेबली x² और 2x और 3x और 10x, एक ग्रुप के लिए हमें पता है। लेकिन टेम्परेट्स में सभी ग्रुप्स के लिए प्रीटी मच कंप्लीट हो चुका है इन्वेंट्री। तो हमें इस इंसेक्ट्स की, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स की जो डेटा मिला है उसको यूज करके हम अदर ग्रुप्स को भी एक्सट्रापोलेट करके वहां पे एस्टिमेट कर सकते हैं। आपको पता चल रहा है ना मैं क्या बता रही हूं? अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक्स, ये है टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स का इन्वेंट्री फॉर ऑल ग्रुप्स प्रीटी मच कंप्लीटेड। ट्रॉपिक्स में एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स का अच्छा तरह से कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेट में भी उस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स का अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेट में सभी का हुआ है, इसका भी हुआ है। अगर हमें ट्रॉपिक्स में कितने एम्फिबियन स्पीशीज चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें पता चल गया। यहां पे कितने इंसेक्ट्स, इस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं, यहां पे कितने हैं, इसका वैल्यू पता है। इसका एम्फिबियंस का भी पता है। इसका यहां पे एम्फिबियंस का पता नहीं है अभी तक, हमें एस्टिमेट करना है तो हम इस डेटा को यूज करते हैं। अगर यहाँ पे x था और यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे और ये एस्टिमेट करेंगे कि टेम्परेट में कितना होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है। Considering that many species are yet to be discovered in the tropics, biologists make statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. ठीक है, कई लोग ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, 20 to 50 मिलियन का भी एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट में एक इकोलॉजिस्ट है, उनका एस्टिमेट कुछ साइंटिफिक है। वो बोलते हैं कि शायद टोटली ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन हो सकता है। ठीक है, वो एक एस्टिमेट है। 7 मिलियन का मतलब ऑन अर्थ यू हैव 70 लाख स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्लूड प्रोकैरियोट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, यूकैरियोट्स ही 70 लाख स्पीशीज है ऑन अर्थ। दैट इज हाउ डाइवर्स आवर प्लैनेट इज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ग्रुप्स के ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में। इफ यू कंसिडर द स्पीशीज डाइवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब, तो एनिमल स्पीशीज ज्यादा है प्लांट स्पीशीज को कंपेयर करने से, हमें पता लगेगा। ठीक है, तो एनिमल स्पीशीज ऑफ ऑल द स्पीशीज दैट वी हैव डिस्कवर्ड सो फार, जितने भी स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, उनमें से 70% स्पीशीज एनिमल्स का ही है। प्लांट स्पीशीज आर अबाउट 22%। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं ना, प्लांट्स में हम फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको इंक्लूड करते हैं। फंगाई को भी प्लांट्स में ही इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसा ही है। अब हम देखेंगे एनिमल्स की। पूरा स्पीशीज में, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में 70% एनिमल्स है। उस 70% एनिमल्स में कौन सा ग्रुप डोमिनेट करता है? अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। एनिमल्स में से 70% is insects. 70% is insects. All the other animals, including us, birds, fishes, amphibians, poriferans, coelentrates, including the rest of them, just 30%. इसका मतलब ये हुआ कि हर 7th और एनिमल एक इंसेक्ट होगा, है ना, एक इंसेक्ट स्पीशीज होगा। हम अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी को देखते हैं, यहां पे देखिए, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन 4 एनिमल ग्रुप्स के स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम एड अप करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उस नंबर से भी ज्यादा है स्पीशीज डाइवर्सिटी सिर्फ फंगाई का।
The fungi species diversity far exceeds the sum of reptiles, mammals, amphibians and what did I leave out? Fishes. इन सबको ऐड करने के बाद भी जो भी स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलता है उससे भी ज्यादा है फंगल स्पीशीज डाइवर्सिटी. ठीक है. अब हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की. पहले हमने शुरू किया पूरा एनिमल्स ऑर्गेनिज्म से, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से. वहां पे हमें पता चला 70% एनिमल्स टू नियरली 22% प्लांट्स. उसके बाद सिर्फ एनिमल्स को कंसिडर किए, वहां पे हमें पता चला 70% इंसेक्ट्स, बाकी सब 30%. अब हम सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स को कंसिडर करेंगे. ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स एग्जिबिट द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी. उसके बाद आता है क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स, ये सभी. इंसेक्ट्स हाईएस्ट, फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में मोलस्क्स, उसके बाद क्रस्टेशियंस और बाकी सब. ठीक है. अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स की. यहां पे कुछ मिस्टेक है, ये वर्टिब्रेट्स होना चाहिए. वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप्स है ना. फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. इनमें से फिशेस का हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी है. आप FB राम ऐसे याद रख सकते हैं. हाईएस्ट हो गया फिशेस का, बाद में बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फिबियंस, देन मैमल्स. अमंग वर्टिब्रेट्स मैमल्स का लीस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी है, हाईएस्ट हो गया फिशेस का. ठीक है. अब हम प्लांट्स के ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं. मैक्सिमम है एंजियोस्पर्म्स का. एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट्स दैट वी सी ऑन अर्थ. फंगाई भी यहां पे हम इंक्लूड कर रहे हैं प्लांट के अंडर, लेकिन एक्चुअली फंगाई प्लांट नहीं है. वो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर के क्लासिफिकेशन में आपको पता है फंगाई एक अलग ही किंगडम है. लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फंगाई को भी प्लांट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन फंगाई प्लांट्स नहीं है. ठीक है. तो एंजियोस्पर्म्स और लाइकेन्स, एल्गे, फर्न्स, मॉसेस, उन सब का स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत कम है एंजियोस्पर्म्स को कंपेयर करने से. ठीक है. अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी. अभी तक हम प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई का ही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स का डिस्कशन ही नहीं किया. क्यों? प्रोकैरियोट्स का कुछ एस्टिमेट नहीं है, या है क्या पता है हमें अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं है फॉर प्रोकैरियोटिक स्पीशीज डाइवर्सिटी. क्यों ऐसा? कन्वेंशनली जो भी टैक्सोनॉमिक मेथड्स हम यूज करते हैं to find out about the species diversity of other groups like plants, animals, fungi and all of that, उसको हम प्रोकैरियोट्स एस्टिमेट करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. ये एक रीजन हो गया. दूसरा ये है कि हर एक टाइप ऑफ प्रोकैरियोट को हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं. ये भी हो सकता है कि कुछ माइक्रोब्स बहुत ही एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस में रहते हैं, जैसे हमारा आर्की बैक्टीरिया, उसको हम लैब में कल्चर नहीं कर पाते. या कुछ बहुत डेडली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो तो वो सेफ नहीं होगा, इसलिए हम कल्चर नहीं कर पाते. ऐसे कई सारी रीजंस के लिए हम हर एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियम को लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं. इन दोनों रीजंस के लिए अभी तक प्रोकैरियोट्स का स्पीशीज डाइवर्सिटी का कोई एस्टिमेट नहीं है. लेकिन वो ही बहुत सारा मिलियंस को भी स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं है प्रोकैरियोटिक स्पीशीज डाइवर्सिटी का. अब हम बात करेंगे इंडिया की. अभी तक हमने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बात की है. अब हम इंडिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. इंडिया का लैंड मास हम कंसिडर करें तो ग्लोबली सिर्फ 2.4% ही है. टोटल एरिया, वर्ल्ड का टोटल एरिया में इंडिया ऑक्यूपाइज जस्ट 2.4% ओनली. उसके बावजूद भी इंडिया का बायोडाइवर्सिटी इज एट अ हाई
ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को आप कंसिडर करें तो वहां इंडिया का कंट्रीब्यूशन 8.1% है। लैंड मास छोटा है लेकिन बायोडाइवर्सिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। इसीलिए वर्ल्ड में 12 कंट्रीज को हम मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज डिक्लेयर किया है। उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में इंडिया भी एक है। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को हम देख पाते हैं और अराउंड डबल ट्वाइस द नंबर अबाउट 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज एस्टिमेट हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉबेबली 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 3 लाख से भी ज्यादा एनिमल स्पीशीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ये है इंडिया का स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये जो भी डाइवर्सिटी है, वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म। वो कुछ पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम अर्थ को कंसिडर करें तो टुवर्ड्स द इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है टेम्परेट से भी ज्यादा। ठीक है, टेम्परेट और ट्रॉपिक्स की हम कंपेयर किए तो टेम्परेट में बायोडाइवर्सिटी कम है, ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। इसको हम लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट बुलाते हैं। जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल जाते हैं तो देयर विल बी अ डिक्रीज। Towards the equator, here is where you find maximum species diversity. ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज। अलग अलग रीजन में कितने स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना है बर्ड्स का। कोलंबिया एक कंट्री है बहुत क्लोज टू द इक्वेटर, तो वहां पे 1400 या 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। वही इंडिया विच इज ऑल्सो क्लोज टू द इक्वेटर, इट इज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिक्स, लेकिन थोड़ा कोलंबिया से भी थोड़ा अवे है। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा रिडक्शन देख सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में, यहां पे 1200 ही है। न्यूयॉर्क टेम्परेट रीजन में है ना, तो न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। देखिए कितना डिफरेंस हो गया। अब हम ग्रीनलैंड को देखेंगे। ग्रीनलैंड आर्टिक रीजन में है टुवर्ड्स द पोल्स, वहां पे सिर्फ 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ही है। यहां पे हमने बर्ड्स का एग्जांपल लिया है, लेकिन कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को आप कंसिडर करें तो वहां पे भी हम यही देखेंगे कि ट्रॉपिक्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, टेम्परेट रीजन्स में जाते जाते अवे फ्रॉम द इक्वेटर कम होता जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर करते हैं मिडवेस्ट ऑफ यूएसए जो एक टेम्परेट रीजन है, और इक्वेडोर जो इक्वेटर के पास ही है। इन दोनों रीजन्स में एक ही साइज ऑफ एरिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक फॉरेस्ट को कंसिडर करते हैं जिसका एरिया साइज सेम ही है। मिडवेस्ट ऑफ यूएसए में, इक्वेडोर में सेम ही एरिया को फॉरेस्ट को कंसिडर करते हैं। इक्वेडोर में मिडवेस्ट ऑफ यूएसए कंपेयर किए तो 10 गुना ज्यादा स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स देखने को मिलता है। यहां पे अगर हमें 100 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्टेरोफाइट्स, यहाँ पे 100 मिले तो यहाँ पे 1000 स्पीशीज होगा, 10 टाइम्स मोर कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। तो ये हो गया एक और एग्जांपल लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में सबको जानकारी होगा। ये फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, इसको हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बुलाते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑन अर्थ दैट हैज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। यहां पे प्लांट स्पीशीज 40,000 से भी ज्यादा है। 40,000, इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट? 40,000 स्पीशीज से भी ज्यादा प्लांट्स। मैमल्स
427 से भी ज्यादा मैमल स्पीशीज, 1300 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज, अराउंड 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, 427 स्पीशीज ऑफ एम्फिबियंस, 3000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 1,25,000 स्पीशीज, उससे भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स हमें यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी तक डिस्कवर हुआ है। प्रॉबेबली 2 मिलियन से भी ज्यादा इंसेक्ट स्पीशीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, वेट कर रहे हैं डिस्कवर होने के लिए इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत जल्द ही इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हाँ। क्यों ऐसा क्यों? टेम्परेट रीजन्स में कम बायोडाइवर्सिटी है, ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द इक्वेटर ज्यादा है, क्यों हो रहा है ऐसे? इसका 3 रीजन्स है। पहला ये है कि टेम्परेट रीजन्स में इन द पास्ट, अभी नहीं, इन द पास्ट बहुत बार ग्लेशिएशंस हुआ है। आप आइस एज ऐसे मूवीज में देख सकते हैं, ग्लेशिएशंस बहुत बार टेम्परेट रीजन्स में हुआ है जो ट्रॉपिक्स में नहीं हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हो चुका है। जैसे हम मैमथ को, जो हम आइस एज में देखे हैं, उस मैमथ को आज नहीं देखते है ना, क्योंकि वो एक्सटेंट हो चुका है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि बहुत बार ग्लेशिएशंस हुआ है उस रीजन्स में। अगर एवोल्यूशन होना है, एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट होना है, एवोल्यूशन होना है, तो टाइम चाहिए। अलग अलग स्पीशीज बनने के लिए टाइम चाहिए। अलग स्पीशीज बने तो ही स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए, नया स्पीशीज बनने के लिए टाइम चाहिए, अडेप्टेशन होने के लिए टाइम चाहिए, जो यहाँ पर नहीं मिला। क्योंकि जब वो अडेप्ट होने लगे तो ग्लेशिएशन हो रहा था, तो उतना डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। ठीक है, इन ट्रॉपिकल रीजन डाइवर्सिफिकेशन हुआ क्योंकि स्टेबल कंडीशंस थे, स्पीशीज फ्लरिश हो गए, इवॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था। दूसरा रीजन क्या है? हमारा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स लेस सीजनल है। आप देख सकते हैं कई आर्टिक टुवर्ड्स द पोल्स, कई सारे देशों में 6 मंथ्स के लिए पूरा लाइट होगा, बाकी 6 मंथ्स पूरा डार्कनेस होगा। वैसा सभी होता है वहां पे। और समर बहुत हॉट होगा और विंटर्स बहुत ही कोल्ड होगा। एक सीजन और दूसरे सीजन में बहुत सारा वेरिएशन होता है। ऐसा वेरिएशंस हम ट्रॉपिक्स में नहीं देखते। ऑफ कोर्स कुछ सीजनल वेरिएशंस होता है, लेकिन उतना ड्रास्टिक नहीं होते, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। जब भी हम किसी स्पीशीज को स्टेबल कंडीशंस देते हैं, ज्यादा डिस्टर्बेंस या ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, तो वो अच्छी तरह से अडेप्ट हो जाता है, एवोल्यूशन होता है, स्पीसिएशन भी होता है, उसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस है, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ डिफिकल्ट है। ठीक है, तीसरा क्या है? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि सोलर एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, वही ड्राइव करता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ट्रॉपिक्स में ऑफ कोर्स ज्यादा सनलाइट मिलता है, सोलर एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, कम्युनिटीज आर मोर प्रोडक्टिव, उसकी वजह से ज्यादा स्पीशीज को हम सपोर्ट कर पाते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना? प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो हम ज्यादा स्पीशीज को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो ज्यादा स्पीशीज नहीं सपोर्ट कर पाते। इन तीनों रीजंस की वजह से स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में ज्यादा है, टेम्परेट रीजन्स में कम है। ठीक है, यही रीजंस है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। हाँ, अब हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साउथ अमेरिका के कुछ जंगल्स को एक्सप्लोर किए। वहां पे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब भी हम एक रीजन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, एन एरिया को कंसिडर करते हैं, वहां पे जैसे आप एरिया को बढ़ाते हैं, जो भी एरिया ऑफ कंसिडरेशन को बढ़ाते हैं, वैसे ही स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगा। ये तो कॉमन सेंस ही है ना?
अगर मैं अभी जो भी रूम से मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, इस रूम को कंसिडर किए तो अभी मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे, तो एक ह्यूमन स्पीशीज हो गया, कुछ मस्कीटोज है शायद, एक तो मैंने देखा, तो एक और स्पीशीज हो गया, प्रॉबेबली व्हाट एल्स डू वी हैव हियर, यहाँ पे 2 ही स्पीशीज है। अगर मैं इस कमरे से बाहर जाऊं, घर 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 के बाहर जाऊं, तो हमारे अपार्टमेंट में कुछ लोगों के घर में पेट्स हैं, किसी के घर में एक फिश है, किसी के घर में एक कैट है, किसी के घर में एक डॉग है, तो वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी, किसी के घर में कुछ पैरट है, तो वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली मैं एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ा रही हूँ तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अपार्टमेंट के बाद मैं अपनी स्ट्रीट को जाऊंगी, वहां पे मुझे कई सारे प्लांट स्पीशीज मिलेंगे, क्रोज मिलेंगे, और क्या बटरफ्लाइज मिलेंगे, वो सभी मिलेंगे, और ऐसे ही हम एरिया दैट इज एक्सप्लोर्ड को बढ़ते जाएंगे, वैसा ही स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बढ़ेगा। उसी को हम एक ग्राफ में प्लॉट किए तो अगर एक्स एक्सिस में हमारे पास एरिया है और वाई एक्सिस में स्पीशीज रिचनेस है, तो आप देख सकते हैं जैसे हम पहले इतना एरिया में इतना स्पीशीज डाइवर्सिटी था, हमने ज्यादा किया तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा हो गया, हमने और ज्यादा किया तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा हो गया। तो कई सारे स्पीशीज के लिए हम ऐसा प्लॉट किए तो हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक कर्व मिलेगा। इसको हम ऑन लॉग स्केल देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक लीनियर इक्वेशन। तो इस कर्व को हम ऐसे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s इज इक्वल टू CA टू द पावर z। इसी को ऑन लॉगरिथमिक स्केल वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो द इक्वेशन देयर वुड बी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पे c क्या है, s क्या है, a क्या है, ये हम देखेंगे। s क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, a क्या है, एरिया है, z क्या है, स्लोप है। ये एक लीनियर इक्वेशन है तो ये होगा y इज इक्वल टू mx, नो ये नहीं, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो m स्लोप है, आपको पता है, तो z बेसिकली represents the slope of this line। इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बुलाते हैं। तो c क्या हो गया, c है y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इक्वेशन को याद रखना चाहिए। अब ये z का वैल्यू इकोलॉजिस्ट ने देखा है, रिगार्डलेस ऑफ कौन सा एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कौन सा ग्रुप हम कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ बोथ, z का वैल्यू जनरली रेंज होगा 0.1 टू 0.2। कितना, कोई भी रीजन ले लो, कितना भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ले लो, कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ले लो, तो वहां पे z का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू 0.1 टू 0.2 ही होगा। कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, जैसे प्लांट्स, ब्रिटेन एक एरिया, वहां पे हम प्लांट्स कंसिडर किए तो भी यही रेंज में होगा। कैलिफोर्निया में बर्ड्स कंसिडर किए तो भी ऐसे ही रेंज में होगा। न्यूयॉर्क में मोलस्क्स कंसिडर किए तो भी ऐसे ही रेंज में होगा। जगह कोई भी हो सकता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन z का वैल्यू जनरली 0.1 टू 0.2 ही होगा। लेकिन जब हम बहुत बड़े एरिया कंसिडर किए, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट्स, if you analyze species area relationship in very large areas like entire continents, तो z का वैल्यू ज्यादा हो सकता है, 0.6 to about 1.2। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट ईटिंग बैट्स, उसको हम फ्रूगीवोरस बैट्स बुलाते हैं। फ्रूट ईटिंग बैट्स की पॉपुलेशन, बर्ड्स, बैट्स नहीं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कंसिडर किए तो वहां पे इस रेंज में 1.15 रेंज में z वैल्यू मिलता है। ठीक है,
अगर स्लोप ज्यादा स्टीप हो गया तो उसका मतलब क्या, बहुत छोटे एरिया एक्सपेंड करने में भी हमें ज्यादा स्पीशीज मिल रहे हैं, वही है उसका इन्फरेंस। ये है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दिस वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, नाम भी याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंडिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा अगर 1 लाख क्या 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स है, अगर 300 स्पीशीज थे या 3000 स्पीशीज थे तो क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस होगा, इसको हमें समझना है। क्यों इंपॉर्टेंट है इतना स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, कम्युनिटी स्टेबल होगा। क्या है मतलब स्टेबल कम्युनिटी का, अगर एक कम्युनिटी स्टेबल है तो वहां पे ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। 2 कम्युनिटीज हम कंसिडर करेंगे, 2 अलग अलग कम्युनिटीज। एक कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, दूसरा कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन। अगर हम ईयर आफ्टर ईयर प्रोडक्टिविटी को चेक किए तो हमें पता लगेगा कि प्रोडक्टिविटी प्रीटी मच कांस्टेंट ही है, जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, और जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है वहां प्रोडक्टिविटी भी वेरी होता है, बहुत वेरी होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर कभी कभी नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में, जैसे फॉरेस्ट फायर्स या फ्लड या ड्रॉट, कुछ भी हो सकता है, हो जाता है, तब अगर एक इकोसिस्टम या कम्युनिटी में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो वहां पे वो बहुत ही जल्दी रिवर्स कर पाते हैं। लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है तो वो रिवर्स नहीं कर पाते इस डिस्टर्बेंस के बाद में। तीसरा, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मैंने एग्जांपल दिया एलियन स्पीशीज इन्वेजन का व्हेन आई स्पोक टू यू अबाउट दिस प्रिकली पेयर कैक्टस, जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक आ गया और वहां पे बहुत सारा मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को इन्वेड किया। इसके बारे में हमने बात किया था। जहां पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, अगर कुछ एलियन स्पीशीज आ भी गया तो भी ज्यादा डैमेज नहीं होगा। अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है तो वहां पे ज्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। ये तीनों आर फीचर्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। डेविड टिलमन एक इकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां पे उन्होंने आउटडोर प्लॉट्स लिए। उन आउटडोर प्लॉट्स में प्लॉट ए प्लॉट बी अलग अलग स्पीशीज डाइवर्सिटी था। यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा, यहाँ पे कुछ कम स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऐसे अलग अलग एरियाज या प्लॉट्स लिए। वहां पे उन्होंने ये समझे कि जहां पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, जहां पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होता है इन बायोमास। प्रोडक्टिविटी में कम वेरिएशन होता है ईयर टू ईयर। ऑल्सो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लॉट विच हैज लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस का, जिसको प्रपोज किए पॉल अर्लिक। इन्होंने एक इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर करते हैं। यहां पे एक इकोसिस्टम में आपको पता है अलग अलग स्पीशीज होगा, वैसे ही एरोप्लेन में अलग अलग पार्ट्स होंगे। अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए नट्स एंड बोल्ट्स चाहिए, जिसको हम रिवेट्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हर इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज होंगे, वैसे ही हर एक एरोप्लेन में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हुए बहुत सारा नट्स एंड स्क्रूज होंगे, जिसको हम रिवेट्स बुलाते हैं। ठीक है, ये सोचो कि कोई भी पैसेंजर उस प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं। हर एक पैसेंजर ने
उस एरोप्लेन से एक एक रिवेट को निकालते निकालते जाएंगे। इनिशियली ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर सीट के नीचे एक रिवेट है, उसे निकाल दिया तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर कई और एरोप्लेन के अंदर एक रिवेट निकाल दिया तो ज्यादा डिफरेंस, प्रॉबेबली प्लेन की सेफ्टी के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वही सोचो कि जो भी पार्ट विंग और बॉडी ऑफ द प्लेन को कनेक्ट करता है, वहां से हम एक एक रिवेट निकालते निकालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एरोप्लेन का सेफ्टी ही कम हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में भी बहुत सारे स्पीशीज है। इनिशियली कुछ स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है। हर एक इकोसिस्टम में एक कीस्टोन स्पीशीज रहते हैं, जैसे हमारे बीज आपको पता है बहुत डोमिनेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर है। अगर बीज नहीं है तो बहुत सारे प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं होगा, सीड नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं हुआ। हम प्लांट्स पे फूड के लिए बहुत डिपेंडेंट है। अगर बीज ही एक्सटेंट हो गए तो फूड कहाँ से मिलेगा हमें, है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है। अगर एक कीस्टोन स्पीशीज जिसके ऊपर बहुत सारे दूसरे स्पीशीज डिपेंडेंट है, उस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया तो सारा स्पीशीज भी अफेक्टेड हो जाएंगे, उसका सर्वाइवल भी थ्रेटन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही का एक्सप्लेनेशन दिया है इस एनालॉजी में। एयरप्लेन को हम इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, रिवेट्स को स्पीशीज से कंपेयर कर रहे हैं। पॉपिंग ऑफ रिवेट्स, हर एक रिवेट को निकाल के ले जाना, इस पॉपिंग ऑफ रिवेट्स को हम स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने से कंपेयर कर रहे हैं। फ्लाइट की सेफ्टी को हम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे रिवेट पॉपिंग की वजह से फ्लाइट की सेफ्टी डेंजर में हो जाएगी, वैसे ही स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो हमारा इकोसिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं हो पाता। जो भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट अभी बचे हैं, उसका सर्वाइवल भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी विंग्स पे रिवेट्स है उसको की स्पीशीज से कंपेयर किया है। ये हो गया पॉल अर्लिख की रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। क्यों इतना कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, क्या इतने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ट्रू पिक्चर क्या है वो हम देखेंगे। पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ अमेरिका, जहां पे ह्यूमंस नहीं थे पहले, वहां पे कॉलोनाइज किए ह्यूमंस, ठीक है। कॉलोनाइज किए ट्रॉपिकल आइलैंड्स, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, क्या ह्यूमंस ने इस आइलैंड्स को कॉलोनाइज किए। जब से ह्यूमंस यहां पे कॉलोनाइज किए उसके बाद यू वोंट बिलीव इट, 2000 से भी ज्यादा नेटिव बर्ड्स का एक्सटिंक्शन हो गया। 2000 स्पीशीज से भी ज्यादा, बहुत हजारों सालों से वहां पे उस आइलैंड पे बर्ड्स, कुछ नेटिव स्पीशीज थे, लेकिन जब ह्यूमंस वहां पे गए तो उन सभी बर्ड्स को हंट करके अपने फूड के लिए यूज करना शुरू कर दिए। तो क्या हो गया उसकी वजह से, नॉट अ जोक, 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 2000 बर्ड्स नहीं, 2000 अलग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स went extinct, and this is because of human activity, because of over exploitation, ठीक है। IUCN एक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN ने कुछ रेड लिस्ट पब्लिश करते हैं, तो वहां पे इट डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 2004 का डेटा ये है, 784 species of organisms in the last 500 years। उसमें से 338 species vertebrates का, 359 species invertebrates का और 87 species plants का extinction हुआ है in the last 500 years itself। इसका मतलब ये हो गया कि हर 100 years में 100 से भी ज्यादा species extinct हो रहे हैं, which is dangerous, है ना। रिसेंटली कौन सा एक्सटिंक्शंस हुए उसका भी लिस्ट है एनसीईआरटी में।
डोडो एक बर्ड है, मॉरिशस का नेटिव बर्ड है, उसका एक्सटिंक्शन हो गया। क्वागा अफ्रीका, फ्रॉम अफ्रीका इट वेंट एक्सटिंक्ट। थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया का एक मैमल है, इसका भी एक्सटिंक्शन हो गया। दिस लुक्स लाइक अ डॉग। आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, प्रॉबेबली यूट्यूब में मिल सकता है। एक लास्ट एग्जिस्टिंग थाइलेसीन, उसको एक केज में डाल के वो यहाँ इधर उधर घूम रहा है, मेट नहीं है, कोई और थाइलेसीन नहीं है, लास्ट एग्जिस्टिंग। वो बहुत सैड डिप्रेसिंग डॉक्यूमेंट्री है। अगर आपको इंटरेस्टेड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, उस टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है तो आप देख सकते हैं। वैसे ही स्टेलस सीका रशिया में मिलता था, बहुत बड़ा सा मैमल है, तो उसका भी एक्सटिंक्शन हो चुका है। टाइगर इज also extinct because of human activity, because of poaching, because of hunting tigers for its fur and for its nails, claws, all of that. तो 3 subspecies of tiger, बाली टाइगर, जावन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, इन सबका एक्सटिंक्शन रिसेंटली ही हुआ है। पिछले 20 years में ही 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा नंबर लग सकता है आपको, लेकिन हमने अभी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पढ़ा है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है एक इकोसिस्टम को। और ये भी है कि हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक्सटिंक्शन सेम लेवल पे होगा, सेम लेवल पे नहीं होगा। कुछ ग्रुप्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए कंपेयर टू सम अदर ग्रुप्स, जैसे एम्फिबियंस आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। अभी 15,500 स्पीशीज से भी ज्यादा स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत कम नंबर्स में है और दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। उन सभी स्पीशीज को हमें कंजर्व करना है। अगर इकोसिस्टम को स्टेबल रखना है तो उन सभी स्पीशीज को हमें कंजर्व करना चाहिए। अभी 12% ऑफ टोटल बर्ड्स आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, 23% of mammals, amphibians देखिए 32% of amphibians are facing the threat of extinction। वैसे ही जिम्नोस्पर्म्स भी 31%। ठीक है, अब हम बात करेंगे मास एक्सटिंक्शंस की। क्या ये पहली बार हो रहा है कि इतने सारे एनिमल्स या प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहा है? नहीं, कभी नहीं। हमें पता है डायनासोर्स थे, वो अभी नहीं है। फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, वो अभी नहीं है। और मैमथ थे, वो नहीं है। तो बहुत सालों पहले भी हमने देखा है कि मास एक्सटिंक्शंस हुआ है। अभी जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, अभी जो चल रहा है, वो 6th मास एक्सटिंक्शन है। करंटली जो भी चल रहा है वो 6th मास एक्सटिंक्शन है। क्यों इतना हमें घबराना चाहिए? ये पहले भी हो चुका है, तो क्या फर्क पड़ेगा? द डिफरेंस ये है कि पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस में जो भी रेट था उससे भी बहुत ज्यादा फास्टली हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है हमारा 6th मास एक्सटिंक्शन, वो भी मेजरली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये लगभग 100 से 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ह्यूमन से पहले जो भी एक्सटिंक्शन हुआ है उसको कंपेयर अगर हम करें, फॉसिल रिकॉर्ड से हम स्टडी करके कंपेयर करें, तो अब जो भी मास एक्सटिंक्शन हो रहा है वो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर हो रहा है। ठीक है, और इकोलॉजिस्ट ये भी वार्न करते हैं कि अगर इसी रेट पे एक्सटिंक्शन होता जाए तो अगले 100 years में शायद 50% ऑफ द स्पीशीज को हम लूज कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा? तो क्या हो जाएगा? प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ गए इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉट और फ्लड्स, और जो भी इकोसिस्टम रेजिस्ट नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस लोअर हो जाएगा। और प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, डिजीज, पेस्ट साइकिल, इन सब में एक सीजन और दूसरे सीजन, एक ईयर और दूसरे ईयर में ज्यादा वेरिएबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंडिकेट करता है कि इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है। क्यों हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसका 4 मेजर रीजंस है। इसको हम इविल क्वार्टेट बुलाते हैं। क्वार्टेट क्योंकि 4। पहला है हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, चौथा को एक्सटिंक्शन। ठीक है,
एक वन बाय वन हम देख लेंगे। पहला क्या हो गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये बहुत सिंपल है। एक लेट्स से एक टाइगर के लिए बड़ा सा एरिया चाहिए, क्योंकि 2-3 टाइगर्स एक ग्रुप में डियर जैसे नहीं रहते, हर एक का उसका ही टेरिटरी चाहिए। क्या हो जाएगा अगर एक बड़ा सा एरिया था, यहाँ पे 10 टाइगर्स क्या बोलते हैं कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते थे, लेकिन इस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रासेस ग्रो करना है टू फीड द कैटल। इस पार्ट में कुछ ब्रेक हो गया, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज बनाना है। इस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को क्लियर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रीज है वो चाहिए फर्नीचर करने के लिए। वैसे ही फॉरेस्ट के अलग अलग रीजन्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो पूरा फॉरेस्ट का फ्रैगमेंट हो जाएगा, एक बड़ा सा लैंड छोटा छोटा पार्ट्स हो जाएगा। तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे टाइगर्स जैसे ऑर्गेनिजम्स। छोटे जगह में ज्यादा टाइगर्स होंगे तो एक दूसरे से फाइट करते ही मेनी टाइगर्स विल स्टार्ट डाइंग। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो भी ट्रीज थे, वहां उन ट्रीज में बहुत सारे बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स वो सभी रहते थे। उन सभी एनिमल्स को अब घर नहीं है, क्योंकि वो ट्री ही उसका घर था। अब घर नहीं है, कहाँ जाएंगे वो सब, है ना। तो उन सभी इंसेक्ट्स और सभी ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हैबिटेट का मतलब जो जहां पे हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है, जैसे हमारा एड्रेस, ऐसे आप सोच सकते हैं। अगर ट्री ही नहीं है तो घर ही नहीं है ना, हैबिटेट लॉस हो गया। और टाइगर को क्या हो गया, जो भी हैबिटेट था वो टुकड़े टुकड़े हो गए और फ्रैगमेंटेड हो गए। इसकी वजह से मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थे पहले 14% से भी ज्यादा कवर कर रहे थे अर्थ के लैंड सरफेस को, अब उसका नंबर 6% से भी कम है। Amazon रेन फॉरेस्ट जो मैंने पहले भी बताया, उसको हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कंसिडर करते हैं, मोस्ट बायोडाइवर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे millions of species are being this Amazon rainforest is being cut and cleared for cultivating soybeans or for conversion into grasslands to feed beef and cattle. ऐसे भी बोलते हैं कि हर एक सेकंड में एक फुटबॉल स्टेडियम की एरिया जितना है उतना फॉरेस्ट एरिया क्लियर होता रहता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। डिग्रेडेशन इसलिए भी हो सकता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जब बड़े हैबिटेट्स, लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी मैमल्स है जैसे टाइगर और बर्ड्स है जिसको लार्ज टेरिटरीज चाहिए कंफर्टेबली सर्वाइव करने के लिए, और कई सारे बर्ड्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स, उनको बहुत बुरे तरह से अफेक्ट हो जाएगा और उस स्पीशीज का पॉपुलेशन डिक्लाइन होता जाएगा। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये तो हम मास्टर्स है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। इसका कुछ एग्जांपल्स है। ह्यूमंस डिपेंड होना चाहिए नेचर पर, हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, फिजिकल एनवायरनमेंट से डिपेंडेंट है, लेकिन ह्यूमंस तो नेसेसिटी के लिए नहीं करते, ग्रीड के लिए करते हैं। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर, बट व्हेन दैट नीड टर्न्स टू ग्रीड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है इन द लास्ट 500 ईयर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टेलस सी काउ, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन का भी एक्सटिंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो ओवर एक्सप्लॉयटेड थे फॉर इट्स मीट। स्टेलस सी काउ का भी मीट के लिए ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया था, इसीलिए उसका भी एक्सटिंक्शन हो गया। अभी बहुत सारे मरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं फूड के लिए, तो वो भी एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब कभी भी एक्सटिंक्शन हो सकता है, उसका नंबर्स बहुत कम है। ठीक है, तो उन सभी को हमें कंजर्व करना है।
तीसरा क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। जब भी कोई एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस होता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए, कभी कभी जो भी नेटिव स्पीशीज है उसको ग्रो करने नहीं देते और बहुत एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, इसको एलियन स्पीशीज इन्वेजन बुलाते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नाइल पर्च was introduced into Lake Victoria in East Africa. ये एक काइंड ऑफ फिश है। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद 200 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश उस लेक से एक्सटिंक्ट हो गए। एक स्पीशीज जो वहां के नेटिव नहीं था, एलियन स्पीशीज था, उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद 200 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश का एक्सटिंक्शन हो गया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, कैरेट ग्रास पार्थेनियम। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। पार्थेनियम, लैंटना कमारा, वाटर हाइसिंथ, ये सभी प्लांट्स भी हमारा नेटिव प्लांट्स को थ्रेटन किया है। तीसरा क्या है, रिसेंटली अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस को इलीगली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में एक्वाकल्चर के लिए। तो ये भी हमारा इंडिजिनस नेटिव कैटफिशेस को थ्रेटन कर रहे हैं हमारे रिवर्स में। ये तीनों एग्जांपल्स है एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। एलियन स्पीशीज का मतलब वो नेचुरली उस एरिया से नहीं बिलोंग करते, कहीं और से वहां इंट्रोड्यूस हुआ है। एलियन वहां के नहीं है, नेचुरली नहीं बिलोंग करते हैं, किसी वजह से इंट्रोड्यूस किया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, लेकिन वो इन्वेड कर देते हैं पूरे एरिया को, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सालों से जो भी नेटिव ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। आपको सुनाई दे रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। माई सन इज स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, को एक्सटिंक्शन। जब भी दो ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईदर, म्यूचुअल का मतलब हमने लास्ट क्लास में सीखा है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में सीखा है। जब भी देर आर सम डिपेंडेंसीज बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जैसे नॉट नेसेसरली म्यूचुअलिज्म, जैसे प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप या पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप। एक पैरासाइट एक ही होस्ट में ऑब्लिगेटली डिपेंडेंट है, उस होस्ट का एक्सटिंक्शन हो गया तो पैरासाइट का एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर प्रे का एक्सटिंक्शन हो गया तो प्रेडेटर का भी एक्सटिंक्शन हो सकता है ना। वैसे अगर डिपेंडेंसी है तो एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन की वजह से दूसरे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। इसको हम को एक्सटिंक्शन बुलाते हैं। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meet the same fate. अगर plant pollinator mutualism, plant is dependent on an insect for pollination, insect is dependent on that plant for laying eggs. अगर एक का एक्सटिंक्शन हो गया तो दूसरा को भी कभी हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्पीशीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द रिप्रोडक्शन। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, अगर एग्स नहीं ले किए तो यहाँ पे भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। तो इस ऐसे कंडीशंस में को एक्सटिंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। क्यों कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी? इसका 3 रीजंस है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल रीजंस। इन तीनों को हम देखेंगे वन बाय वन। पहला, नैरोली यूटिलिटेरियन। क्यों करना है? क्योंकि हम पैसे कमा सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी से हम पैसे कमा सकते हैं। टिम्बर, फूड, इन सब स्पाइसेस, इन सब से वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। इसीलिए वी कैन गेट मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर बिकॉज ऑफ दीज स्पीशीज, इसीलिए हमें उसे कंजर्व करना है। ये हो गया नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। ह्यूमंस डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। फूड हमें वहीं से मिलता है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल, टैनिन्स, लुब्रिकेट्स, डाइज, वो सभी हमें नेचर से ही मिलता है।
मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें नेचर से ही मिलता है। जो भी ड्रग्स हम करंटली सेल करते हैं उसमें से 25% से भी ज्यादा प्लांट से ही डिराइव हुआ है। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से, इन सारे स्पीशीज की वजह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हमें उसे कंजर्व करना है। ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। हमें पैसा तो नहीं मिलता लेकिन बहुत सारे सर्विसेज मिलता है इकोसिस्टम से। अगर बीज ही नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हमारा प्लांट सीड्स और फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना? तो हमें बहुत सारा सर्विसेज मिलता है यहाँ पे। जो भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ही रिलीज करते हैं। जब भी हम एक वॉक लेते हैं नेचर में या कुछ गार्डन में कुछ फ्लावर्स को देखते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना? इन सभी प्लेजर्स को हम प्राइस टैग नहीं डाल सकते हैं। वही हम एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस अगर आपने पूछा तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा है ऑक्सीजन का प्राइस। वो हमें मुफ्त में मिल रहा है ना? तो वो बहुत प्राइसलेस है, इसीलिए हमें कंजर्व करना है। ठीक है, या जो भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, it produces about 20% of the total oxygen that is released in the atmosphere. Pollination भी एक बहुत important process है जिससे हमें फूड मिलता है। एस्थेटिक प्लेजर, जैसे मैंने पहले बताया, कल तो वैलेंटाइंस डे था तो सभी एक्सचेंज, लव एक्सचेंज के लिए फ्लावर्स सभी देते हैं। वो फ्लावर्स सभी हमें मिलता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही, है ना? तो उसके बिना बहुत बोरिंग लगेगा। तो या you can't really put a price tag on such things. Ethical argument. Who am I to decide what plant should survive, what animal to survive? Technically, हम सभी are created equally. हर एक species deserve करता है to survive on this planet, right? वो एक ethical argument है। तो yeah, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may be not be of, जो भी इकोनॉमिकली हमें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, फिर भी उस ऑर्गेनिज्म को राइट है इस अर्थ में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, ये हमारा मॉरल ड्यूटी है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये पता चला कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हमें समझना है कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। पहले दो अप्रोचेस है, पहला है इनसिटू, दूसरा है एक्सिटू। इनसिटू का मतलब है ऑन साइट, एक्सिटू का मतलब है ऑफ साइट। अगर इनसिटू है, इनसिटू का मतलब यह है कि एक फॉरेस्ट में टाइगर है, टाइगर को कंजर्व करना है। उस टाइगर को कंजर्व करने के लिए पूरा फॉरेस्ट को कंजर्व किए तो वो इनसिटू हो गया। जहां पे भी नेचुरल हैबिटेट है उस नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना इज इनसिटू। अगर कुछ एनिमल्स है वो, उसका पॉपुलेशन बहुत ड्विंडल हो रहा है, इट इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन वेरी बैडली, तो हम उस साइट से निकाल के हम किसी और जगह उन्हें ले जाते हैं और वहां पे फूड, शेल्टर, ट्रीटमेंट वो सभी देते हैं, वो अच्छी तरह से हम उसे टेक केयर करते हैं। तो हो गया वो ऑफ साइट या एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में क्या सब है? हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या? हॉटस्पॉट्स का मतलब जहां पे भी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है और वहां पे भी हाई एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब हमें समझना चाहिए अभी। एंडेमिज्म का मतलब यह है कि अगर एक स्पीशीज है एक रीजन में, उस स्पीशीज कई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे लायन टेल्ड मकाक, एक टाइप ऑफ मंकी हमारे वेस्टर्न घाट्स में है, उस स्पीशीज को हम वर्ल्ड में भी कहीं नहीं देख पाते, उसका वही एंडेमिज्म है। जो भी हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को डिक्लेयर करते हैं वहां पे बहुत सारे स्पीशीज भी होंगे और एंडेमिक स्पीशीज भी होगा। इन रीजन्स को हम कंजर्व करते हैं। और प्रोटेक्टेड एरियाज है,
जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, देयर आर टोटल ऑफ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, यहां पे भी इन सिटू बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है। सेक्रेड ग्रोव्स क्या है? सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब यह है कि आपको पता है इंडिया में प्लांट्स और एनिमल्स का कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स होता है। जैसे हम एलिफेंट को गणेशा मानते हैं, और माउस को हम मारते नहीं क्योंकि वो गणेशा का वाहना है, और पीकॉक इज सुब्रमण्य स्वामीज वाहना। तो हम हर एक एनिमल को कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट देते हैं। जैसे आपने कांतारा देखा है तो हम पिग्स, वाइल्ड बोर्स को भी भगवान मानते हैं यहाँ पे साउथ इंडिया में, और नरसिम्हा, लायन है तो नरसिम्हा है। ऐसे हमारा रिलीजियस बिलीफ्स है। वैसे भी हम तुलसी को और क्या बोलते हैं, पीपल ट्री को हम रिलीजियस मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वैसे ही एक पूरा पूरा फॉरेस्ट के जो भी ट्रैक्ट है, उन सभी ट्रैक्ट को, कुछ नदी को, कुछ स्ट्रीम्स को, कुछ वाटर बॉडीज को रिलीजियस या सेक्रेड समझते हैं कुछ ट्राइबल लोग, उसको हम सेक्रेड ग्रूव्स बुलाते हैं। यहाँ पे भी पूरा कंजर्व्ड जो भी ऑर्गेनिजम्स है वहां पे, वो भी पूरा कंजर्व्ड है। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। मेघालय जो 7 सिस्टर्स में एक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है मेघालय, वहां पे भी कुछ हिल्स है जिसको कंजर्व करते हैं। वो खासी एंड जयंतिया हिल्स है, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स में कई सारे रीजन्स जैसे हमारे कर्नाटका में और महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज, ये सभी सेक्रेड ग्रूव्स का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे एक्सिटू कंजर्वेशन की। एक्सिटू मतलब उस नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कई और हमें कंजर्व करते हैं। जैसे जूलॉजिकल पार्क, जूस में आपने देखा होगा कई सारे एनिमल्स रहते हैं, वहां पे भी कंजर्व कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स का कंजर्वेशन होता है। सीड बैंक्स होते हैं, गैमीट्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं एट -196 डिग्रीज, और वाइल्ड लाइफ सफारीज, ये सभी एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल्स है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना हर एक नेशन का, हर एक कंट्री का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए सभी लोग, सभी कंट्री में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। इन दिस डायरेक्शन एक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी was held, it's called the Earth Summit. It was held in Rio de Janeiro in the year 1992. सो यहाँ पे सारे नेशंस को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ मेजर्स लेने के लिए सारे नेशंस के हेड्स का मीटिंग हुआ था। उसके बाद एक फॉलोअप के लिए 2002 में जोहानिसबर्ग में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो वॉज हेल्ड। यहाँ पे 190 countries pledge that they will support and they will commit to achieve reduction in बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010। लेकिन उसके बाद 14 इयर्स हो चुका है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। देखेंगे अपना अगला एनसीईआरटी, नेक्स्ट एनसीईआरटी में कुछ अपडेट मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो with this we have come to the end of the discussion of the chapter biodiversity and conservation। अब क्विकली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, PYQs को। पहला क्वेश्चन MCQ, which of the following is an example of ex situ conservation? मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सीड बैंक, सेक्रेड ग्रोव्स, नेशनल पार्क। Seed bank is an example for ex situ conservation. Wildlife sanctuary, sacred groves, national parks, ये सभी in situ conservation है ना? Which of the following is not a cause for loss of biodiversity? पहला है destruction of habitat, invasion by alien species, keeping animals in zoological parks, over exploitation of natural resources. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जोलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स रखने की वजह से एक्सटिंक्शन तो नहीं हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज कॉमन टू लैंटाना, आइकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश?
Clarius glaripinus उसका नाम. All of them are endangered species of India. All are keystone species. All are mammals found in India. All the species are neither threatened nor indigenous species of India. They are not endangered, or definitely. They are not keystone species. They are not very important. They are not mammals. This is a plant. This is a plant. This is a fish. ये threatened तो नहीं है और ये हमारा native species भी नहीं है. Native, indigenous का मतलब native. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यही. ऑल द स्पीशीज आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजीनियस. ठीक है, इसके बारे में हमने एलियन स्पीशीज इन्वेजन टॉपिक में पढ़ा था, है ना? तो ये सभी एलियन स्पीशीज है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. व्हाट इज कॉमन टू टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर? All of these are in situ conservation methods, not at all. All of them are ex situ, definitely. All require ultra modern equipment and large space, no. All are methods of conservation of extinct. और extinct ही हो गया है तो conserve कैसे कर सकते हैं? ये wrong है. तो correct answer for this question is option B. अब हम देखेंगे हमारा next question, which is an assertion and reason type of question. Assertion statement क्या है? Nile perch. Nile perch एक type of fish है. It was introduced to Lake Victoria in East Africa and it led to the extinction of many species of cichlid fish. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. रीजन क्या है? जब भी एक एलियन स्पीशीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो इन्वेजिव होके इंडिजीनस स्पीशीज को एक्सटिंक्शन को कॉज करता है. वो भी करेक्ट है. असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट. रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये दिस इज बेस्ड ऑन एलियन स्पीशीज इन्वेजन अगेन. अब हम देखेंगे कुछ 2 मार्कर्स. Why are conventional methods not suitable for assessment of biodiversity of bacteria? क्योंकि 2 reasons है. Many bacteria are not culturable under normal conditions in the in the laboratory. This becomes a problem in studying their morphological, biochemical and other characteristics which are useful for their assessment. Thus, conventional methods are not suitable. ठीक है? आपको ये लिखना है. कन्वेंशनल मेथड्स जो भी हम प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करते हैं उसको हम प्रोकैरियोट्स पे यूज नहीं कर सकते हैं और हर एक स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट को हम लैब्स में ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सूटेबल नहीं है. Why are certain regions on earth called hot spots? Name any 2 hot spots in India. जितने भी रीजन्स है जहां पे हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है. Certain regions have been declared of hotspots for maximum production. ये जगह पे स्पीशीज का नंबर ज्यादा है और वो एंडेमिक स्पीशीज भी है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बुलाते हैं. इंडिया में भी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयास को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंसिडर करते हैं. Western Ghats and Sri Lanka and Himalayas are the examples of biodiversity hotspots in India. Next question. How is the presently occurring species extinction different from earlier mass extinctions? पहले भी 5 mass extinctions हो चुका है, अब 6th है. ये 6th mass extinction कैसा different है from the previous mass extinctions? जो भी species extinction अभी चल रहा है, currently हो रहा है, ये मोस्टली ड्यू टू मैन मेड कॉजेस है जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक बुलाते हैं. whereas earlier extinctions was due to natural causes. दूसरा क्या है डिफरेंस? जो भी करंटली एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका रेट 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है कंपेयर टू द प्रीवियस मास एक्सटिंक्शंस. ये दोनों रीजंस को देना है. पहले क्योंकि ये मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है. इससे पहले जो भी मास एक्सटिंक्शंस हुआ था वहां पे ह्यूमंस नहीं इवॉल्व हुए थे. दूसरा ये है कि रेट बहुत फास्ट है कंपेयर टू द अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस. अब हम कुछ 3 मार्क क्वेश्चंस को देखेंगे. एलियन स्पीशीज आर हाईली इन्वेसिव एंड आर अ थ्रेट टू इंडिजिनस स्पीशीज. सच है ना? सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जांपल्स. एक्सोटिक स्पीशीज या एलियन स्पीशीज जो हम बुलाते हैं, what are they? They are species
that have been introduced from other geographical regions to a region outside its natural range. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम, लैंटना कैमारा, आइकॉर्निया, ये तीनों प्लांट्स है जो इंडिया में पहले नहीं थे, वांटेडली और अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नेटिव स्पीशीज को ग्रो करने नहीं देंगे और ये इन्वेड कर देते हैं पूरे जगह को. ठीक है, इसकी वजह से कुछ एनवायरमेंटल डैमेज भी हो जाता है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियस गैरीपाइनस का. ये इलीगली एक्वाकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिजीनस या नेटिव कैटफिश आर थ्रेटेंड. तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नाइल पर्च, जो एक फिश था, इसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करने के बाद 200 से भी ज्यादा सिक्लिड फिश का स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया. ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं. अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन. एक्सप्लेन रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस एंड नेम द इकोलॉजिस्ट हु प्रपोज्ड इट. रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉल अर्लिक. What does it state? It is basically an analogy where we are comparing an airplane to an ecosystem. It states that in an airplane which he is comparing to an ecosystem, सारे पार्ट्स ज्वाइन हो चुके हैं thousands of rivets से, जिसको हम स्पीशीज से कंपेयर कर रहे हैं. हर एक पैसेंजर अगर एक एक रिवेट को पॉप करके घर ले जा रहा है, which is equivalent to species becoming extinct. Initially फ्लाइट सेफ्टी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इकोसिस्टम का फंक्शनिंग में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्लेन वीक होता जाएगा. ठीक है, ऑल्सो कौन सा पार्ट से रिवेट निकाला गया है वो भी मैटर करता है. इसको आप स्टेटमेंट्स में लिखना है. ठीक है, सेंटेंसेस में लिखना है. अब हम देखेंगे एक 4 मार्कर को. ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द नेचुरलिस्ट हु स्टडीड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप shown in the graph. Write the observations made by him. Who was it? It was Alexander von Humboldt. What did he observe? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक रीजन में जब भी हम एरिया एक्सप्लोर्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे ही स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होता जाएगा. ओके, सो ये हो गया पहला क्वेश्चन. सेकेंड, when would the slope of line B become steeper? ये कब स्टीप हो जाएगा? कब होगा? जब भी Z का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तब ज्यादा स्टीप हो जाएगा. The slope of regression is steeper when we analyze the species area relationship among very large areas like entire continents. जैसे हमने देखा था 0.6 से 0.6 से 1.2 तक भी जा सकता है. जब कब जा सकता है? जब जो भी एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, जैसे एक पूरा कॉन्टिनेंट, तब वो स्टीप हो जाता है. तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब बी विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन. यहाँ पे बी क्या है? लॉगरिथम स्केल में हम प्लॉट किए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल the relationship is a straight line and is described by the equation log s is equal to log c plus z log e, जहां पे s obviously is your species richness, a is your area, z is your slope और c is the y intercept. ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सालों में कोई भी 5 मार्कर क्वेश्चंस नहीं आए हैं. यहाँ पे जो भी 5 मार्कर क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का, प्रीवियस चैप्टर का है. ठीक है, जो मैंने चेंज नहीं किया था बाय मिस्टेक. तो इस चैप्टर में से 5 मार्कर्स क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है. ज़्यादा आपको MCQs या 2, 3, 4 मार्कर क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में. तो विद दिस हमारा बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच का final last biology class hai. I hope these classes were helpful for you. Thank you very much. I wish you all a very
ग्रैंड सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जाम्स. एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद बताना ज़रूर कि मार्क्स कितने आ गए, कितना हेल्पफुल हो गया. आई होप these sessions were useful. It was wonderful meeting you all. Thank you very much. All the best.